बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अयाज़ अहमद और आप देख रहे हैं AYZ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर है, तो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के सिलसिले में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इसमें आपको पेपर पैटर्न एक दफ़ा दोबारा समझाऊँ ताकि आपको ज़रा याद दहानी आ जाए। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर जो है वो उसको मैं कोशिश करूँगा कि ऐड करूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। सबसे पहले जो है वो टाइम जो बहुत ज़रूरी है पाक स्टडी के पेपर में और इस्लामियात के पेपर में भी 1 आवर 30 मिनट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो टोटल मार्क्स जो है टोटल मार्क्स जो है वो 75 हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो जो है ये तो आपके ज़हन में आ गया। ज्योग्राफी का एक एडवांटेज ये है कि इसमें आंसर्स टू द पॉइंट होते हैं, ठीक है। सो आपको ये लंबा चौड़ा लिखना जो है वो नहीं पड़ता सिवाय 6 मार्क्स के क्वेश्चन के, जिसमें थोड़ा लिखना होता है। 4 मार्क्स में भी कभी-कभी आपको थोड़ा लिखना पड़ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो इसमें आपको टाइम का थोड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि आप बहुत ध्यान रखें और पेपर के टाइम जो है उसको बड़ा एहतियात से उसको मैनेज करें, ठीक है। अच्छा जी, सो जो ज्योग्राफी का पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर होते हैं जनाब 5, ठीक है। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 3। 3 जो है वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो आई होप कि जो है वो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ज़रा अभी चलते हैं मज़ीद डिटेल्स की तरफ। अच्छा, हर एक क्वेश्चन जो होता है, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन 1 वैसे लेकर आऊँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन की हम बात करें। हर एक क्वेश्चन जो है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। ए जो है वो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा, कौन से सोर्स आ सकते हैं? इसके अंदर जो है वो पाई चार्ट आ सकता है, ठीक है। आपको पाई चार्ट दिया होगा कि जी इतने परसेंट ये हो गया, इतने परसेंट ये हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। बार ग्राफ आ सकते हैं, ग्राफ्स आ सकती हैं, मैप्स आ सकती हैं, ठीक है। उसके हवाले से मेजरमेंट आ सकती हैं। एक बहुत ज़रूरी बात मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब भी आप पेपर ज्योग्राफी के पेपर के लिए जाएँ तो आपके पास जो है वो पेंसिल और एक अदर ट्रांसपेरेंट रूलर जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि जब आप मेजरिंग करें तो आपको नीचे से नज़र आए, ठीक है, कि क्या है, क्या नहीं है। और उसकी मेजरिंग जो है वो आपको बड़ी ज़रूरी चाहिए होगी। सो ये ज़हन में रखें कि आपके पास जो है वो रूलर और पेंसिल वगैरह हो, ठीक है। अच्छा, सोर्स बेस, तो इसमें सोर्स बेस में कोई भी चीज़ आ सकती है। फिर उसके बाद जो है वो बी पार्ट होता है, सी पार्ट होता है। सी में अक्सर जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बी पार्ट में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ सकती हैं, जो कि अक्सर सोर्स बेस के हवाले से भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट जो है ये अक्सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये हमारे स्टूडेंट का एक तरह से नाइटमेयर होता है, ठीक है। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। अच्छा, सो इस तरह की चारों पार्ट्स और इसके जो सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी ए पार्ट 1, A2, B1, B2, इस तरह ये क्वेश्चंस और फिर उसके बाद इसके सब पार्ट्स अगर हैं, वो सब करने के बाद जब आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1। सो आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। सो इसके बाद आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? मजीद 2, और इसी तरह से, ठीक है। कोई भी पार्ट जो है वो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है, यानी वो कर तो लेते हैं और उनके जहन में होता है कि बस ठीक है सब कुछ। फिर एंड में आके उनको पता चलता है कि कहीं पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो उनसे रह गया है, और वो दानिस्ता तौर पे नहीं होता, ये बेसिकली टोटली उनके ज़हन से अक्सर निकल जाता है क्योंकि पेपर की वो जल्दी होती है, प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से। एक चीज़ याद रखें, इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप लोगों ने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, व्हिच इज़ इक्वल टू 75 मार्क्स। आप क्या करेंगे? आप जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे पार्ट ए, बी, सी, डी सब पार्ट्स के साथ,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके टोटल मार्क्स काउंट करेंगे, 6, 4 वगैरह 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 वगैरह। इफ इट इज इक्वल टू 25 मार्क्स, इसका मतलब है कि आपने टोटल जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, ये नहीं कोई पार्ट जो है वो मिसिंग नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है वो उसका इज इक्वल टू 25 मार्क्स नहीं आता, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है वो आपने कोई ना कोई पार्ट छोड़ा हुआ है, ठीक है। सो फिर आप देखें कि कौन सा पार्ट आपने छोड़ दिया और उस पार्ट को जो है फिर अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फुल पार्ट्स अटेम्प्ट करें, टोटल जो है वो आपके क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट होंगे, तो ये आपका पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होगा और ये आपका कंप्लीट पेपर जो है वो समझा जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी का पेपर जो है वो ठीक कर लेते हैं, बेहतरीन कर लेते हैं, तो आपके ये और हिस्ट्री के मार्क्स जो है वो उसका कम्युलेटिव रिजल्ट आएगा और आपकी जो ग्रेडिंग के चांसेस है वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। अगर इसमें से एक भी पेपर खुदा ना खास्ता खराब हुआ, तो प्रेशर दूसरे पेपर के ऊपर आता है, फिर आपको बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होती है, इसलिए बड़ी मेहनत करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, सो ये पेपर का पैटर्न है। अच्छा, इसमें जो हमारे स्टूडेंट है उन्होंने कहा है कि जी सर, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हवाले से बताएं कि जी कैसे ये अटेम्प्ट करना है। पता तो है खैर, लेकिन फिर भी चलिए। सो 6 मार्क्स, 6 मार्क्स के साथ क्या करना है, ठीक है। 6 मार्क्स का फार्मूला है पी ई। ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। पी फॉर पॉसिबिलिटीज, पी फॉर प्रॉब्लम्स एंड ई फॉर evaluation। evaluation को हम कंपैरिजन भी कह सकते हैं, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा जी, सो ये 3 चीजें इसके अंदर करनी है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है स्टेटमेंट बेस्ड, दूसरा आता है व्यूज व्यूज कंपैरिजन। क्या करना है दोनों के साथ? सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, आपको कोट एंड कोट किसे कहते हैं? ये कॉमास जो होते हैं, इसके अंदर जो भी लिखा होता है इसको हम जो है वो स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, या कोट कहते हैं। ये जो है वो कोट एंड कोट जो है वो जो भी इसके अंदर होगा, तो वो आपका क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेटर है आपका क्वेश्चन का। आपने वो स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर उसके हवाले से जो क्वेश्चन होगा वो फिर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो व्यूज के हवाले से है। आपको व्यू ए दिया होगा, व्यू बी दिया होगा, आपको कहेंगे कि जी दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ठीक है। आप कहेंगे जी ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी एवेल्युएशन देंगे, ठीक है। एवेल्युएशन का मतलब है कंपैरिजन, कंपेयर करना है दोनों को। उसके बाद फिर आप अपनी जजमेंट देंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अपनी जजमेंट देंगे। पहली बात तो ये है कि आपकी राइटिंग बहुत ही सूटेबल होनी चाहिए, जिसमें लंबी लंबी कहानियां आप ना लिखें, ठीक है। चिंगम की तरह जो है वो उसको खींचना नहीं है, मतलब की बात बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन दिया है, मैं आपको इसको जरा थोड़ा बता दूं कि कैसे इसको करना है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल 2 व्यूज दिए हैं जी, पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने चाहिए या पाकिस्तान जो है वो बाहर से इंपोर्ट करें और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बने, सपोज कंपैरिजन है, ठीक है। आप पहले लिखेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ व्यू 1, कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। अगर हम एक्सपोर्ट करें सपोज, ठीक है, तो एक्सपोर्ट में हमें क्या फायदा होगा? हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारी जॉब जनरेशन होगी, जॉब जनरेशन के साथ हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद डेवलप करेंगी, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, इसके साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसके साथ जो है वो लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी वगैरह वगैरह। सारा चेन रिएक्शन है, ये सारा किस में आता है? ये पॉसिबिलिटीज़ में आता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जी इंडस्ट्रीज़ को उससे पहले एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको इंडस्ट्री चलानी होगी, इंडस्ट्रीज के लिए आपके पास कैपिटल चाहिए। पाकिस्तान के पास कैपिटल है नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बाहर से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं रहे, दैट्स अ लिमिटेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? ये प्रॉब्लम हो गया इसका,
ठीक है। अच्छा, इवैल्यूएशन पे नहीं जाना। अगला पॉइंट इंपोर्ट। इंपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है उसके साथ पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली उससे फ़ायदा उठाएगी, जो हमारे पास कमी है वो पूरी होगी। हम जो है वो अपना कैपिटल जो है वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस वाले एरिया को जो है वो डेवलप कर सकते हैं उसी पैसों से जिससे हमने जो है वो कोई इंडस्ट्री वगैरह लगवानी थी, ठीक है। तो डायरेक्ट इंपोर्ट का ये हमारे फ़ायदा हो गया। लिमिटेशंस जो है वो उसके क्या है, लिमिटेशन ये है कि इंपोर्ट जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी इकोनॉमी फिर भी खराब होगी। उसकी वजह ये है कि फॉरेन रिजर्व्स आपके खर्च होंगे। फॉरेन रिजर्व्स खर्च होंगे तो इकोनॉमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और नीचे जाएगी, क्योंकि आपके पास फॉरेन रिजर्व जनरेट करने का तो कुछ है ही नहीं। बाहर से जो है वो सिर्फ पैसे आ रही हैं, ठीक है, जो लोग बेच रहे हैं, जो थोड़ी बहुत आपकी मुल्क की कमाई है। तो इसकी लिमिटेशन जो है वो ज्यादा है, इसके साथ प्रॉब्लम ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज इसकी कम है। तो आई वुड एग्री विद ए कि एक्सपोर्ट ज्यादा करें रादर देन बी। अभी ये मैं किधर कहूंगा, ये मैं इवेल्युएशन में कहूंगा, ठीक है, ये मैं कहूंगा इवेल्युएशन में। अभी मैं इवेल्युएट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट ए और बी जो है उनकी पॉसिबिलिटीज भी देख ली और उनके प्रॉब्लम भी बता दिए कि जी एक के साथ ये वाला प्रॉब्लम है, दूसरे के साथ दूसरा वाला प्रॉब्लम है। इसमें अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें टाइम का इशू होता है और कितना लंबा लिखेंगे। बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक बात है। जिसके साथ आप एग्री कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी, जिसके साथ जो है वो आप डिसएग्री कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। लेकिन दोनों के आपने पॉसिबिलिटीज और प्रॉब्लम लिखनी है। अगर आप दोनों की पॉसिबिलिटीज और प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि जी ये अच्छा है और ये सिर्फ बुरा है, तो इसकी अच्छाई नहीं है और इसकी बुराई नहीं है। अगर आप किसी की अच्छाई और बुराई दोनों नहीं बताएंगे तो आप कंप्लीटली इवेल्युएट नहीं कर रहे और उसी के बेसिस पे आप जो है वो जजमेंट नहीं दे सकते। और अगर आप जजमेंट नहीं दे सकते तो आपकी एवेल्युएशन नहीं हो रही, और अगर आपकी एवेल्युएशन नहीं हो रही तो आपका क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसी फार्मूला के ऊपर करना है। आई होप कि ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई अभी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अभी चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। स्टूडेंट्स ने जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर भेजे हैं और वो वाले क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि सब जो है उसको ऐड करूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है वो क्लाइमेट के हवाले से हैं कि सर क्लाइमेट के हवाले से जो है जो कैटेगराइजेशन है वो बताएं थोड़ी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है, कि क्लाइमेट जो है वो उसके अंदर क्या है। इन्होंने कहा है जी हाई लैंड, लो लैंड, एरिड एंड कोस्टल। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, यानी क्लाइमेट को जो है वो पाकिस्तानी क्लाइमेट को 4 मेजर जोन्स में किया हुआ है। हाईलैंड क्या है? एज द नेम सजेस्ट, हाई एल्टीट्यूड एरियाज। हाईलैंड क्या है? हाई एल्टीट्यूड एरियाज। हाई एल्टीट्यूड एरियाज पाकिस्तान में किधर है? टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एल्टीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज। जितना आप साउथ की तरफ जाएंगे तो एल्टीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप साउथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, अरेबियन सी। अच्छा, जब भी एल्टीट्यूड नापा नापा जाता है ना, उसको मेजर किया जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए जो है वो आप सी लेवल का हवाला देते हैं कि जी ये एरिया जो है ये सी से इतना एल्टीट्यूड के ऊपर है, ठीक है। वजह क्या है? वजह ये है कि सी लेवल इज द सेम। सी लेवल में ये नहीं है कि जापान के करीब जो सी है उसमें पहाड़ की तरह जो है वो समंदर ऊपर है और दूसरी जगह में नीचे है। डेप्थ नीचे ज्यादा और कम हो सकती है, लेकिन जो लेवल है इट्स द सेम। इसीलिए जो है वो पूरी दुनिया के साथ जब कंपैरिजन होता है एल्टीट्यूड का तो वो सी लेवल से होता है, ठीक है। तो जब आप सी की तरफ आते हैं तो आपका एल्टीट्यूड गिरता है। जब आप सी से जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की मतलब नॉर्थ की तरफ, तो इतना एल्टीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि पहाड़ों की तरफ आप जा रही हैं, ठीक है।
और अगर आपको फिर भी इसमें कंफ्यूजन है तो आसान ये है कि साउथ की तरफ, पाकिस्तान के साउथ में जो है वो अरेबियन सी है, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि जी नीचे साउथ की तरफ जो है वो आपका एल्टीट्यूड गिर जाता है। ठीक है, अच्छा जी। सो हाईलैंड जो है वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, जिसमें पाकिस्तान का नॉर्थ है। पाकिस्तान के नॉर्थ में जो है वो मौसम ठंडा होता है, विंटर्स हार्श होती हैं, समर जो है वो माइल्ड होती हैं। इसके अलावा वेजिटेशन जो है वो स्पेसिफिक किस्म की वेजिटेशन वहाँ पे होती है। एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, अगेन बिकॉज ऑफ द हार्श कंडीशन। एग्रीकल्चर के लिए आपके पास एक नॉर्मल कंडीशन चाहिए होती है, जिसमें गर्मी और सर्दी जो है वो बराबर हो। ठीक है, बराबर इन द सेंस कि मतलब सिवियरिटी उसकी ना हो। जिधर सिवियरिटी ज्यादा होगी तो वहां पे आपकी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का जो लाइवलीहुड है वो कैटल फार्मिंग है या कैटल रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो लोग यहाँ पे इस एल्टीट्यूड की वजह से और इस हार्श क्लाइमेट की वजह से लोग जो है वो यहाँ पे ये कैटल्स वगैरह और ये रखते हैं। ठीक है, ये आपका हाईलैंड हो गया। लो लैंड का क्या है? अगेन एज अ नेम सजेस्ट, लो लैंड। ठीक है, लो लैंड का मतलब ये है कि जी प्लेन एरियाज की तरफ जब आप साउथ की तरफ आते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ से आप जब नीचे आते हैं तो जो पंजाब और सिंध का मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, ये लो लैंड में आता है। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया नहीं है, बस ये टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, जितना आप पंजाब से सिंध की तरफ जाएंगे तो सिंध का फिर आखिरी शहर जो है ये कराची और वो पोर्टल एरिया, कोस्टल एरिया जो है वो सिंध में है और कुछ बलूचिस्तान में है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जी ये मैदानी इलाके जो है वो लो लैंड में आते हैं। ठीक है, severity of the weather जो है वो it's there, but it's quite the opposite of what it is in the highland. So for example, the summers are hot and winters are mild. ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि प्लेन एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा फसलें जो है वो आपकी उगती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एरिड है। एरिड जो है वो ड्राई एरियाज होती हैं। ठीक है, खुश्क एरिया जहाँ पे बारिशें कम होती है और मौसम जो है वो सवेयर होता है। ठीक है, ये एरिया जो है ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती, अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे जो है वो बारिशें कम होती है। बलूचिस्तान का एरिया जो है वो आप देख सकते हैं कि जी वो एरिड में आता है। ठीक है, कोस्टल क्लाइमेट है। कोस्टल क्लाइमेट जो है एज द नेम अगेन सजेस्ट, ये बेसिकली कोस्टल एरिया के साथ जो क्लाइमेट होता है वहां पे उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कोस्टल क्लाइमेट जो है ये बेसिकली माइल्ड होता है। यहाँ पे सी ब्रीजेस चलती है, दोपहर के बाद जो है वो यहाँ पे सी ब्रीजेस चलना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जो पानी है कुदरती तौर पे पानी का टेम्परेचर ना जल्दी ज्यादा बढ़ता है यानी हॉट होता है, ना जल्दी कोल्ड होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप घर में जो है वो एक बाल्टी लें और उस बाल्टी के अंदर जो है वो सपोज बहुत ठंडा पानी है, सर्दियां हैं, बहुत ठंडा पानी है, उसके अंदर आप गर्म पानी डालें। ठीक है, और फिर उसके अंदर जब आप हाथ डालेंगे तो आपको टॉप सरफेस वार्म नजर आएगी और नीचे जो है वो आपको थोड़ी कोल्डनेस नजर आएंगी, यानी दो किस्म के टेम्परेचर आपको नजर आएंगे। इससे बेहतरीन थोड़ी और एलेबोरेटिव एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल जो आपको पोलर रीजन है, तो इस पोलर रीजन जो है उसमें अक्सर जो है वो आइस वगैरह काट के नीचे जो है वो लोग फिशिंग करते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे रिसर्चर होते हैं या बाकी लोग इस तरह एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो फिशिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे का सारा फ्रीज नहीं होता। वाटर जो है ये किसी भी तरह से पूरे का पूरा फ्रीज नहीं होता। इवन इन द पोलर रीजन, नॉर्थ जो पोलर है और नीचे जो है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी समंदर पूरे का पूरा जो है वो जमा हुआ नहीं है। इट्स नॉट आईसी, इट्स नॉट स्नोवी। ठीक है, नॉट आईसी, आईसी नहीं आता करेक्ट, स्नोवी, इट्स नॉट सोवी, पूरा जो है वो बर्फ नहीं है। ठीक है, सो सी ब्रीजेस और सी ब्रीजेस चलती है। वजह क्या है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन लैंड एंड सी। तो लैंड का टेम्परेचर हाई भी जल्दी होता है, लो भी जल्दी होता है। समंदर का इस तरह से नहीं है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो जब गर्मियों में दिन के वक्त बहुत ज्यादा हीट पड़ती है तो उस हीट की वजह से
जो लैंड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर की तरफ लेस डेंस हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, क्रिएटिंग वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है एम्प्टी स्पेस, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे क्या सिलसिला है, वहाँ पे जो है वो पानी जो है उसके अंदर वेपर्स हैं, ठीक है? और वो वेपर जो है वो कोल्ड है एज़ कंपेयर टू द हॉट एयर फ्रॉम लैंड, ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो वो क्या करते हैं, वो आके इस वैक्यूम को फिल कर देता है और ये वाला जो गर्म हवा है, ये समंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है? और इस तरह से जो है वो एक हवा का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है। आपको एक और एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल कराची की अक्सर जो है वो गाड़ियाँ वगैरह जो होती है, तो उसमें अक्सर लोग कहते हैं कराची की गाड़ी ना ना प्रेफ़र करें, ठीक है? वजह क्या होती है? ज़ंग लगा होता है। क्यों? क्योंकि जब ये सी ब्रीजेज़ आती है, तो ये सिर्फ़ सी ब्रीज़ नहीं होती, इट ब्रिंग्स विद इट मॉइस्चर एज़ वेल। तो वो मॉइस्चर जो है वो चीज़ों को ख़राब करती है, ठीक है? सो ये कोस्टल क्लाइमेट है जो कि पाकिस्तान के कोस्टल रीजन जो है वो उसमें पाया जाता है, और इसके अलावा जो है वो बाकी जगहों पे भी इस तरह, लेकिन सिंस वी आर मोर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड डिस्कसिंग द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, तो हम ये एग्जांपल्स और ये सारे डिटेल जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी कोस्टल एरियाज तक ही महदूद रखती हैं। ठीक हो गया? सो आई होप कि जिसने ये क्वेश्चन पूछा है उसको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है? फिर भी कोई इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन अगले पेपर जो है इस्लामियात के लिए आई ऑल्सो रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट तो नहीं होगी, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूं। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक सांस में लगा हुआ हूं, ठीक है? अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है जो इसमें पूछा गया है, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन, टेली मीन्स फॉर, communication means to communicate, यानी कम्युनिकेटिंग विद फार एरियाज इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? इसकी सबसे पहली एग्जांपल जो है वो रेडियो थी। रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो है वो एक लंबे एरिया, एक लॉन्ग एरिया तक जो है उसको ट्रांसमिट किया गया था, और फिर उसकी रिसेप्शन की गई थी, और फिर उसके बाद से जो है वो इसमें मजीद काम हुआ है, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन इज वन ऑफ द रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। उसी की वजह से जो है वो दुनिया जो है वो बन गई है ग्लोबल विलेज, ठीक है? ग्लोबल विलेज कैसे बनी है? क्योंकि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है, वो न्यूज़ जो है वो अनफन पहुंच जाती है दूसरी कोने तक, ठीक है? पाकिस्तान में कुछ होता है, अमेरिका में लोगों को पता होता है, अमेरिका में कुछ होता है, सदर ट्रंप कुछ कहते हैं, इधर पाकिस्तान में हर एक बंदा उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस पेश कर रहा होता है, ठीक है? विद इन मिनट्स। ये क्यों हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? अच्छा, इसके हवाले से जो है वो फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड एरा जो है उसके अंदर फिर इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन ने बड़ा जद्दत इख्तियार की है, ठीक है? पोस्ट कोविड का मतलब है कोविड के बाद, ठीक है? जिसमें ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ठीक है? आ, इस तरह की बाकी बहुत सारी एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है, ठीक है? सो दिस इज टेलीकम्युनिकेशन। आई होप कि ये एग्जांपल्स वगैरह से जो है वो आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल गई हो, ठीक है? अच्छा जी, अगला फिर क्या है? अगला है सस्टेनेबल फिशिंग, ठीक है? सस्टेनेबल फिशिंग। मैं आपको थोड़ा ज़रा इसको सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? और उसकी वजह ये है कि इसको सिंपल करने का मकसद ये है क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन हर चैप्टर के एंड में जो है वो इसके हवाले से एक एक टॉपिक है। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? है क्या चीज़? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है यूजिंग resources in a way which fulfills demands of today, but the resource is also available for future use.
क्या मतलब इतनी अंग्रेजी का? इतनी अंग्रेजी का मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो रिसोर्स फॉरेस्ट भी हो सकता है, वो रिसोर्स जो है वो वाटर भी है, वो रिसोर्स जो है वो आपके मिनरल्स भी हैं, कोई भी रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट इज यूजफुल, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ रिसोर्स. सो एनी रिसोर्स दैट इज यूजफुल टू अस इज यूज्ड इन अ वे, यानी आप अगर दरख्तों को काट रही हैं तो आप उनको इस तरह से काटें और इस्तेमाल करें कि आपकी आज की डिमांड भी पूरी हो. यानी आप उससे कागज बना रहे हैं, आप उससे फर्नीचर बना रहे हैं, आप उसको जो है वो अपने लिए गर्म रखने के लिए जो है वो यूज कर रही हैं, उस सारे डिमांड को भी फुलफिल करें आज की, आज से मुराद यानी इस जमाने की. लेकिन ये रिसोर्स जो है ये फ्यूचर यूज के लिए भी अवेलेबल है, ये नहीं कि आप पूरे दरख्तों को खत्म कर दें. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी. दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, यानी ये सस्टेनेबल है अगर आप रिसोर्स को इस तरह से यूज करते हैं कि वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और वो फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल है. इसका मतलब है ये वाली प्रोग्रेस है ये सस्टेनेबल है. दिस कैन बी सस्टेन, इट कैन गो ऑन लाइक दैट. ठीक है, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी. अभी सस्टेनेबल फिशिंग क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री क्या है, सस्टेनेबल फलाना क्या है, अभी बस यही कॉन्सेप्ट आपने उसके साथ रिलेट करना है बस. ठीक है, सस्टेनेबल फिशिंग क्या है? आप फिशिंग को इस तरह से करें कि आपके आज के नीड्स भी पूरे हो लेकिन आपके फ्यूचर के लिए भी ये फिशेज हों. यानी आप जो है वो डायनामाइट यूज ना करें. स्मॉल नेट्स ना यूज करें. क्यों? डायनामाइट चलता है तो जो फिश मरती है और ऊपर सतह पे आती है तो उसमें छोटे बड़े सब फिश होते हैं. आपको छोटे फिशेस तो नहीं चाहिए, वो बड़े फिशेस चाहिए. ठीक है, तो वो बड़े फिशेस जो हैं वो उसका आप क्या करेंगे फिर? वो तो आप ले जाएंगे लेकिन छोटे आपने डैमेज कर दिया, जो ऑफ स्प्रिंग है वो आपने डैमेज कर दिए. ये सस्टेनेबल नहीं है, आप तो फिश को खत्म कर रही हैं. ठीक है, इसी वजह से तो फिर बहुत सारे एरिया में अगर इस तरह से होता है तो फिर डीप सी में जाके फिशिंग करनी पड़ती है. और अगर उधर भी यही कारनामे करने होंगे तो बस फिर वो सिलसिला ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, स्मॉल नेट्स अगर आप यूज करेंगे अगेन उसमें बड़ी मछली तो आएगी, उसमें छोटी मछलियां भी आएंगी जो कि आपको नहीं चाहिए. ठीक है, तो आप उसको जाया कर रही हैं. नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आप उस एरिया से पूरे उस फिश जो है उसको खत्म कर देंगे. ठीक है, सो इस तरह की चीजें जो है अगर होगी तो ये सस्टेनेबल फिशिंग नहीं होगी. तो आपने क्या करना है? मॉडर्न टेक्निक्स यूज करनी है. इसके अलावा जो है वो फिशिंग इस तरह से करनी है जिसके हवाले से उसकी नस्ल जो है वो खराब ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीडिंग सीजन हो तो उस सीजन में जो है वो उस जगह पे फिशिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ये क्या है, ये सस्टेनेबल फिशिंग के जुमरे में आती है. ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से अम, अगर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर अगर ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन किया है मेरे ये स्टूडेंट ने कि नहीं क्या किया है. लेकिन अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन किया है तो द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हियर कि आप जो है वो पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इसमें पेस्टिसाइड्स आ गई. ठीक है, इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइजर्स, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर हम कह लेते हैं. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इसका इस्तेमाल ना करें. ठीक है, या बड़ा लिमिटेड करें ताकि जो ज़मीन है उसको पोल्यूट ना करे और उसकी प्रोडक्शन ख़राब ना हो. और उसके अलावा जो जानदार है, चाहे वो एनिमल्स है या प्लांट्स है या अंडरग्राउंड वाटर टेबल है या फिर जो स्ट्रीम्स बह रहे हैं उसमें ये ना बहे और उसकी वजह से जो है वो नुकसान ना करे. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें कम से कम रखनी होगी. नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करें और बाकी चीज़ें यूज़ करें. एग्रीकल्चर जो है उसके हवाले से अगर क्वेश्चन है तो उसमें जो मेजर क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स, उसके ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स बराए मेहरबानी पढ़ लें. सॉइल किस तरह की चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, ठीक है, कितने मिलीमीटर. इसके अलावा जो है वो बाकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के एरिया में जो है ये फीजिबल होती है ये वाली क्रॉप.
ये ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट सारे मेजर क्रॉप्स के आपको पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सी क्रॉप किस एरिया में होती है, तो जो मैप्स है इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है, बराए मेहरबानी उसको याद कर लें। इसके अलावा लाइव स्टॉक जो इसके अंदर है, ठीक है, याद कर लें मैप समेत, ठीक है, मैप्स के साथ साथ कि जी बफेलो रेयरिंग एनिमल पास पेपर में क्वेश्चन आया है, बफेलो रेयरिंग एनिमल जो है वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें बफेलो रेयरिंग होती है, ठीक है, तो मैप के ऊपर यू आर सपोज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, ठीक है, याद कर लें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। एग्रीकल्चर वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सो इसको मिस ना करें, ठीक है। और इसके अलावा बराए मेहरबानी ब्लैक एंड वाइट में गूगल के ऊपर सर्च कर लिए मुख्तलिफ क्रॉप्स, स्पेशली स्टूडेंट जो हैं बड़ा कंफ्यूज होती हैं व्हेन दे आर आस्क्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्रॉप्स, ठीक है, जैसे वीट और राइस, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आती। इसके अलावा जो है वो शुगर केन जो है उसको किसी और तरह से लिख लेती हैं, ठीक है, कि जी ये कोई और फसल है। तो बराए मेहरबानी ब्लैक एंड वाइट में इमेजेस को गूगल के ऊपर सर्च कर लें फॉर दीज मेजर क्रॉप्स, ठीक है, सो इट्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई देम इन योर पेपर्स, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम एंड इट कैन लीड टू द डिडक्शन ऑफ मार्क्स, जो कि आप कभी भी नहीं चाहते। ठीक हो गया ना, यू स्टिल हैव टाइम, गेट इट डन। अच्छा जी, माइनिंग है, माइनिंग के हवाले से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, माइनिंग में जो है वो आपके पास तीन मेथड्स हैं, ठीक है, तीन मेथड्स हैं, कौन कौन से? एरिट है, शाफ्ट है, और एक है शाफ्ट, एक ही एडिट, और तीसरा मैं क्या हूँ भूल गया हूँ। एरिट है, शाफ्ट माइनिंग है, एरिट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, ये रहा ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। सो एडिट शाफ्ट और ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग कहाँ पे होती है? ये उस एरिया में होती है जहाँ पे सरफेस के करीब जो है वो आपकी पड़ी होती हैं रिसोर्स या मिनरल्स वगैरह पड़े होते हैं, तो वो ओपन कास्ट होती है, ठीक है। ओपन डिगिंग होती है, आपने उसके इमेजेस देखे होंगे जिसमें लंबे लंबे सर्कल टाइप के बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये बेसिकली ओपन कास्ट माइनिंग है, ठीक है। शाफ्ट माइनिंग क्या है? ये बेसिकली वर्टिकल जो है वो शाफ्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नीचे डायरेक्टली जो है वो उस माइन तक, उस जगह तक जो है वो सपोज यहाँ पे मिनरल है तो यहाँ तक पहुंचा जाता है और फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर किया जाता है। एडेट माइनिंग क्या है? एडेट माइनिंग जो है वो जो साइड से, सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ से जो एंट्री होती है, आप जब कोहाट के रास्ते में जाते हैं ना, तो कोहाट के करीब जो है वो मुख्तलिफ कोल माइंस हैं, ठीक है, और उसमें एडेट टाइप की माइनिंग होती है, ठीक है। इधर से इंटर करते हैं, माइन करती हैं रिसोर्स को और फिर वापस लेके आते हैं, ठीक है। कोल माइनिंग यहाँ से कोहाट में इसी तरह से होती है, एडिट, ठीक है। सो ये माइनिंग है, डिफरेंट माइनिंग है, ये तीन मेथड है। आई होप कि ये आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये एक क्विक रिव्यू में दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए। फिर भी अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में ड्रॉप करें अपने क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा जी, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये बड़ा सिंपल है लेकिन क्वेश्चन पूछा है फिर भी। रिन्यूएबल, विच कैन बी रिन्यूड, विच कैन बी यूज्ड टाइम एंड अगेन, उसको कहते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या है? वन टाइम यूज। आपने एक गाड़ी ली, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, टैंकी फुल कर दी, आप जाके उस पे घूमे फिरे, आपने घर के काम किए, सारा किया, गाड़ी की टैंक जो है वो खाली हो गई, खत्म। वो दोबारा से वो वाला फ्यूल नहीं आएगा, दोबारा से भरवाना पड़ेगा। ये फॉसिल फ्यूल किस किस उसमें आती हैं? फॉसिल फ्यूल इसी नॉन रिन्यूएबल में आता है। दिस कैन नॉट बी रिन्यूड। बट व्हाट इज रिन्यूएबल? फॉर एग्जांपल वाटर, विंड, सोलर,
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये क्या है? इज इट रिन्यूएबल और इज इट नॉन रिन्यूएबल? इफ यू थिंक दिस इज रिन्यूएबल, आपको खुशफहमी है, दिस इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, क्योंकि जब न्यूक्लियर एनर्जी आप उससे न्यूक्लियर पावर से आप जब एनर्जी क्रिएट करती हैं तो एटम को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, जब एटम को आप स्प्लिट करते हैं तो इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो आप यूज करते हैं, वो वाला एटम आप दोबारा यूज नहीं करते। ठीक है ना, उससे दोबारा हीट निकलती है। हाँ, ये कंट्रोल के अंदर, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है और इट्स अ साइकिल, ये बार बार चलता है। ठीक है, आप लोगों ने आई होप कि पढ़ा होगा। वाटर जो है, फॉर एग्जांपल डैम्स, डैम्स में क्या होता है, बिजली पैदा होती है, वो पानी चले जाता है, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है, बाकी चीज़ों में भी, समंदर में जाता है, फिर जो है वो बारिशें होती हैं, फिर से आता है, एंड दिस कंटिन्यूज। रिन्यूएबल, विंड रिन्यूएबल, एक दफ़ा किसी जगह हवा आ जाए फिर उसके बाद हवा ना आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हवा ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो विंड इज रिन्यूएबल। सोलर एनर्जी आजकल बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सो ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इसके अंदर मैंने आपको डिवीजन कर दी। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ये सिलसिला एग्ज़ाम के दिनों में मैं आपके लिए कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस्लामियात के पेपर के लिए भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसके हवाले से थोड़े गाइड करूँ। अगर आप लोगों की इस्लामियात के हवाले से भी क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेशक जो है वो आप उसको शेयर कर दें, एंड आई विल इंक्लूड इट इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ठीक है, जो इस्लामियात के हवाले से पेपर 2 के हवाले से मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, सबका ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमारी रीच बढ़े और यही वीडियोज़ हैं बाकी स्टूडेंट भी यूज़ कर सके। ठीक है, अपना और सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।